हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर हंट में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम स्टॉक्स का 360 डिग्री रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ बिजनेस और मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज रिलीज़ किया। उस पैकेज का जो मेजर थ्रस्ट था वो एमएसएमई सेक्टर पे था और दूसरा जो मेजर थ्रस्ट था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। उसका जो मेन मकसद था वो था रूरल हाउस होल्ड जो इनकम है उनको बढ़ाना और साथ ही साथ रूरल डिमांड को जो है क्रिएट करना। तो उसी सेक्टर से मैं आपके लिए एक बेहतरीन शेयर लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज रैलिश इंडिया के बारे में, जो कि एक टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है और जो कि काम करती है एग्री सेक्टर से। एग्रीकल्चर की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो है उनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक समरी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह से रही है, कंपनी का टेक्निकल सेटअप किस तरह से रहा है, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से है, कंपनी की वैल्यूएशन किस प्रकार से रहेगी और जो है फ्यूचर आउटलुक किस प्रकार से रहने वाला है कंपनी के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की रेटिंग्स। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने रैलिश इंडिया का एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लगाया है। आई एम श्योर आप बहुत सारे लोग जो हैं इससे परिचित नहीं होंगे क्योंकि ये सारे जो हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। तो देखते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं थोड़ा कंपनी के ओवरव्यू, कंपनी का जो है हिस्ट्री क्या है, कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है। देखिए, रैलिश इंडिया जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1851 में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1851 में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है ये इंडिया की। इट वॉज स्टार्टेड बाय ग्रीक मर्चेंट पेंडियाज स्टीफन रैली। देखिए, पेंडियाज स्टीफन रैली जो कि ग्रीक मर्चेंट थे, उन्होंने वेस्ट बंगाल में एक जूट की फैक्ट्री खरीदी और इस तरह से उन्होंने रैलिश इंडिया की इंडिया में स्थापना करी। देखिए, द अमेरिकन क्रैश ऑफ 1929 फोर्स क्लोजर ऑफ रैलिश इंडिया इन 1931। 1929 में बहुत बड़ा क्रैश हो गया वर्ल्ड इकोनॉमी में, बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला था वर्ल्ड इकोनॉमी में। बहुत सारी इकोनॉमीज जो है क्रम्बल कर गई थी, तो उसका जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट रैलिश इंडिया पे भी पड़ा और 1931 में उसको जो है क्लोज कर देना पड़ा। In 1948, Rallish India was again restarted manufacturing tractors, Renault ballpoint pen and fertilizers also. देखिए, 1948 में उसको जो है रैलिश इंडिया को दोबारा से रीस्टार्ट किया गया और उस समय जो है वो डील करती थी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग से, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग से और रेनॉल्ट बॉल पॉइंट पैन जो आप सबको अभी भी मिलता है मार्केट में, उसको भी जो है रैलिश इंडिया मैन्युफैक्चर करती थी। इन 1962 टाटा बॉट सम स्टेक इन रैलिश इंडिया। देखिए, 1962 से जो है टाटा ने इसमें स्टेक लेना स्टार्ट कर दिया। पहले इनिशियली उन्होंने 5 to 6% का इसमें स्टेक खरीदा 1962 में, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने इस स्टेक को बढ़ाते गए और अभी जो है रिसेंटली 2013 में उस स्टेक को उन्होंने 50.06% कर लिया और इस तरह से जो है रैलिश इंडिया अब टाटा की एक सब्सिडरी बन चुकी है। टाटा का नाम जुड़ने से इस रैलिश इंडिया की जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब कंपनी का थोड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, रैलिश इंडिया जो है फार्मिंग के हर सेगमेंट पे अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स को जो है प्रोवाइड करती है। देखिए, रैलिश इंडिया वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स के फील्ड में काम करती है। हाइब्रिड सीड्स का ये जो है डेवलप करती है। डिफरेंट टाइप के ये हाइब्रिड सीड्स को अभी तक डेवलप कर चुकी हैं, जैसे कि हाइब्रिड मेज़ हो गया, हाइब्रिड पैडी हो गए, हाइब्रिड मिलेट्स हो गए, हाइब्रिड मस्टर्ड हो गए और जो फेमस आपने सब लोगों ने सुना होगा बीटी कॉटन, जो एक किस्म का एक कॉटन होता है जो कि इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट होता है और काफ़ी वेदर रेजिस्टेंट होता है। तो इसी तरीके से क्रॉप प्रोटेक्शन के फील्ड में भी ये काम करती है। हर्बिसाइड्स प्रोड्यूस करती है, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, सीड ट्रीटमेंट केमिकल्स का ये जो है प्रोडक्शन करती है। सॉइल कंडीशनर्स जो है ये प्रोड्यूस करती है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर। इस तरह से जो है फार्मिंग के हर स्टेज में जो है ये अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स से फार्मर्स को जो है हेल्प करती है। देखिए, प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स के फील्ड में भी ये काम करती है। Rallish exports its product to about 50 countries all across Europe, Asia, Middle East, अमेरिका, अफ्रीका। देखिए, पूरे वर्ल्ड में 50 कंट्रीज़ में ये अपने प्रोडक्ट्स को जो है एक्सपोर्ट करती है। तो इस तरह से इसका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है। सिर्फ इंडिया सेंट्रिक नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है क्योंकि आपको किसी भी मार्केट में कंपटीशन कभी भी मिल सकता है। फ्रेंड्स, बिजनेस एक डायनेमिक चीज़ होती है, कभी भी कुछ भी कोई भी नई कंपनी जो है स्टार्ट हो सकती है, आपके प्रोडक्ट्स को जो है चैलेंज कर सकती है। बट अगर आप डाइवर्सिफाई अपने प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को रखेंगे और अपने कस्टमर बेस को भी डाइवर्सिफाई रखेंगे, तो आप जो है इस प्रकार के सेटबैक से इजीली जो है काउंटर कर पाएंगे। रैलिश इंडिया हैज़ फाइल्ड 29 पेटेंट्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए 169 ईयर का एक्सपीरियंस होने के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े रहने के साथ से तो उन्होंने जो है 29 पेटेंट्स जो हैं फाइल किए हैं एग्री सेक्टर से रिलेटेड, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी जो है दर्शाता है कि इनकी जो R&D फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस किस्म की R&D फैसिलिटीज़ इनके पास हैं। रैलिश इंडिया हैज़ 40,000 रिटेल आउटलेट ऑल अक्रॉस द इंडिया। काफ़ी ज़्यादा वाइड प्रेजेंस है, 169 ईयर से ये इंडिया में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स, काफ़ी ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क इन्होंने इस्टेब्लिश इंडिया में कर लिया है। तो अब चलते हैं अपने सबसे पहले पैरामीटर की तरफ, जो कि है पास्ट परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने ग्राफ लगाया है, ये है नेट सेल्स का ग्राफ। पिछले 4 साल की हम इसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। तो देख सकते हैं आप 2016 में जो इसकी परफॉर्मेंस रही है वो है 1288 करोड़ की सेल की है, 17 में 1385 करोड़ की इन्होंने सेल की है, 2018 में 1498 करोड़ की सेल हुई है और 2019 में 1671 करोड़ की सेल हुई है। अगर आप एक चीज़ को गौर करेंगे इस सेल के डाटा से, तो आप देख पाएंगे कि हर साल 10 साल इनकी जो सेल्स हैं वो 10% से, आप कैलकुलेट कीजिए तो आप देखेंगे 10% से कांस्टेंट ग्रोथ आपको दिख रही है पिछले 4 सालों से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी जो है इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं नेट प्रॉफिट 2016 में जो इनका नेट प्रॉफिट रहा है वो 126 करोड़ का रहा है, 2017 में नेट प्रॉफिट बढ़ करके 266 करोड़ हो गया है, 2018 में प्रॉफिट जो है 142 करोड़ रहा है और 2019 में 129 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रजिस्टर्ड किया है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा जब मैं कंपनी का रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि 2017 में जो इनका प्रॉफिट में जो स्पाइक आया है, आप देख सकते हैं सेल्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, बट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइक आया है। तो ये जो है एक्सेप्शनल आइटम के कारण जो है इसके प्रॉफिट में जो है इतना बड़ा स्पाइक आया है। कुछ जो है इनको पेमेंट जो है मिली होगी इस ईयर में, तो इसलिए जो है ये एक्सेप्शनली जो है इनके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। दूसरी चीज़ अगर आप इसमें एनालाइज करेंगे तो 2018 और 19 के बीच में अगर आप देखेंगे तो इनका नेट प्रॉफिट जो है कम हुआ है, बल्कि अगर इसका जो है सेल्स को एनालाइज करेंगे तो सेल्स तो बढ़ रही है 10% से, बट प्रॉफिट जो है कम हो गया है। तो इसका एक ही मतलब होता है कि इनकी जो ऑपरेटिंग इफिशिएंसी है वो थोड़ी कम हुई है, यानी कि सेल्स तो हुई हैं बट उसका जो सेल्स है उसका जो मेजर पोर्शन है वो इनका जो है कंज्यूम हो गया है, खर्चा हो गया है। तो खर्चा बढ़ने के कारण जो है प्रॉफिट कम हुआ है। तो प्रॉफिट कम हुआ है, इसका एक ही मतलब है ऑपरेटिंग इफिशिएंसी कम हुई है। तो इसको जो है ये कभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, धीरे धीरे कभी भी इम्प्रूव किया जा सकता है, और ये पार्ट एंड पार्सल होता है बिजनेस का। दूसरा हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो 2016 में 6 रुपीज़ रहा है, 17 में 14 रुपीज़ हुआ, 18 में 7 रुपीज़, 19 में देखेंगे फिर से 7 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर रहा है। 17 की मैं बात बता चुका हूँ, ये एक एक्सेप्शनल आइटम के कारण जो है इनका अर्निंग पर शेयर, इनका नेट प्रॉफिट बढ़ गया, इसलिए जो है अर्निंग पर शेयर में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पास्ट परफॉर्मेंस को अगर हम जज करेंगे तो पास्ट परफॉर्मेंस के पैरामीटर पे इस कंपनी को मिलते हैं 5 स्टार। कंपनी स्टेडीली ग्रो कर रही है। जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात है, ऑपरेटिंग इफिशिएंसी की बात है, वो जो है कंपनी का इंटरनल मैटर है, वो कभी भी इम्प्रूव किया जा सकता है। बट अगर आप सेल्स देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली पिछले 4 साल से ग्रो कर रही है 10% से, तो इसलिए जो है इस कंपनी को मिलते हैं 5 स्टार। अब देखते हैं इसका जो है टेक्निकल सेटअप पे चलते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, यहाँ पे हम देख लेते हैं टेक्निकल सेटअप। तो टेक्निकल सेटअप में हमने पिछले 6 महीने का मैंने चार्ट लगाया आपके सामने। तो आप देख सकते हैं 20 फरवरी 2020 को इसने हाई बनाया था 256 रुपीज़ का, और उसके ठीक एक महीने बाद 125 रुपीज़ का इसने लो बनाया, जो कि बना है 24 मार्च 2020 को। तो आप देख सकते हैं करेक्शन हुआ, शार्प करेक्शन हुआ, एक महीने के अंदर 50% जो है शेयर टूट गया। बट अगर आप देखेंगे उसके बाद से एज ऑन 20 मई 2020 जो ये अभी ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेड कर रहा है अराउंड 203 के। तो इसका मतलब है 50-60% जो है ये अपने लो से जो है वापस जो है रिकवर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा जो है अट्रैक्टिवनेस प्राइस की वैसे कम हो चुकी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुका है अपने लो से, बट स्टिल जो इसको अभी भी इसकी जो प्राइस है, अभी भी जो हाइज है वहाँ से अभी भी ये 40 से 30% जो है डाउन है। तो इसके प्रेजेंट प्राइस की अट्रैक्टिवनेस 3 स्टार मिलते हैं इस पैरामीटर पे।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। जी हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये सेगमेंट से हम जान सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह से है, कंपनी की जो है इनर जो स्ट्रेंथ है वो लाई करती है उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास जो शेयर होल्डिंग है वो है 50.09 की, और उसमें से भी 50.06% का जो स्टेक है वो है टाटा ग्रुप के पास। FIIs के पास 4.89% का स्टेक है। DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स, जो हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके पास है 19.28% की हिस्सेदारी, और पब्लिक के पास है 25.74% की हिस्सेदारी, जो कि आपको दर्शाता है कि 73 से 74% की हिस्सेदारी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो इससे जो है कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है, और कंपनी की परफॉर्मेंस और जो इनर कोर है, जो इनर स्ट्रेंथ है, वो लाई करती है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोमोटर का कॉन्फिडेंस। पिछले एक साल का मैंने आपके सामने डाटा रखा है, आप देख सकते हैं मार्च 2019 से लेकर मार्च 2020 तक का। आप देखिए प्रोमोटर की जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट नहीं कहूँगा, फुली अगर आप देखेंगे तो 50.09% से कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखा है पूरे एक साल तक, जो है कि प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। कोई प्लेजिंग नहीं की गई है प्रमोटर्स के द्वारा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देखिए स्टॉक स्टेबिलिटी के मामले में इस कंपनी को रेट किया जाता है 5 स्टार। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में शेयर है, 74 से 75% का स्टेक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड में है। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, कोई प्लेजिंग नहीं है, तो इसलिए कंपनी को मिलते हैं 5 स्टार। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि है वैल्यूएशन। अभी तक हम तीन जो है सेगमेंट, तीन पैरामीटर पे इस स्टॉक को जो है जज कर चुके हैं, इस कंपनी को जज कर चुके हैं। अब देखते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में अगर हम देखेंगे पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये कंपनी अगर एक साल पे 1 रुपये अगर अर्न करती है, और अगर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि अभी आपको सामने दिख रहा है 21.39, तो यानी कि अगर ये कंपनी 1 रुपये अर्न करके आपको दे रही है, और आप जो इस कंपनी को खरीदने का प्राइस दे रहे हैं वो है 21.39, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आप 21 रुपये देके, 21-22 रुपये देके 1 रुपये कमाने वाली कंपनी को खरीद रहे हैं। तो इससे आप जज कर सकते हैं कि जितना पीई रेशियो कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप देखेंगे इसका हिस्टोरिक जो पीई रहा है वो रहा है अराउंड 35 का, तो 35 का पीई, और अभी जो है चल रहा है 21.39 का पीई। तो आप समझ सकते हैं जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है इस समय। पीबी रेशियो देखेंगे 2.81 का जो है पीबी रेशियो इस कंपनी का है। पीबी रेशियो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जो प्राइस टू बुक रेशियो का मतलब होता है जो कंपनी की जो बुक वैल्यू है, कंपनी की जो एसेट्स की वैल्यू है, उसके कंपैरिजन में इसका मार्केट में भाव कितना चल रहा है। ठीक है, अगर देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट्स की वैल्यू है, जो कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू है, वो अगर 1 रुपये है, तो आप जो है इस कंपनी को जो अभी पे कर रहे हैं, तो वो पे कर रहे हैं 2.81 रुपीज़, यानी कि 3 रुपये के अराउंड आप पे कर रहे हैं उस कंपनी की, जिसको कि अगर आप बेचेंगे तो 1 रुपये हासिल होगा। बट क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट जो है आपको हायर वैल्यूएशन देता है आपके फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए। तीसरा जो पॉइंट है अगर हम देखेंगे तो वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप 100 रुपये इस कंपनी में लगाते हैं तो ये आपको कितना कमा के देती है एक साल के बाद, कितना परसेंट। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे 10.63% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी बेहतरीन है ये ROE। अभी जो हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर वो है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है आजकल के सिनेरियो को देखते हुए। आजकल जिन कंपनीज के पास डेट है, हायर डेट है, उसकी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है। और अगर आप देखेंगे मैं जितनी भी कंपनीज का अभी तक रिव्यू किया हूँ उन सब में डेट टू इक्विटी काफ़ी जो है रीजनेबल है, काफ़ी जो है वेल प्लेस्ड है। तो इस कंपनी का भी वैसा ही हाल है, काफ़ी जो है बेहतरीन डेट टू इक्विटी रेशियो है, सिर्फ 0.06 का जो है डेट टू इक्विटी ये कंपनी के पास अभी है। तो वैल्यूएशन की अगर हम अट्रैक्टिवनेस पे इस कंपनी को जज करने की कोशिश करेंगे तो इस कंपनी को मिलते हैं 3 स्टार, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों।
तो अब चलते हैं अपने फाइनल सेगमेंट की तरफ, जो कि है फ्यूचर आउटलुक। यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का जो है फ्यूचर परफॉर्मेंस किस तरह से रह सकता है, कंपनी का जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ किस तरह से रहेगी, उसका जो है ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या है, ये भी चीज़ हम इस सेगमेंट में देखने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस, उसका वैल्यूएशन, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसका जो है टेक्निकल सेटअप। तो अब देखते हैं कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ किस तरह से रह सकती है। देखिए, ये कंपनी रिलेटेड है एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ होगी तो इस कंपनी की भी ग्रोथ होगी। तो अब आप देखिए, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 16% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, और इंडिया का 50% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मिसमैच है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन उसमें इंगेज है बट सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा हम इसमें जो है ग्रो कर सकते हैं और इसको जो है कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर का। तो उसके लिए हमें जो है अपनी फार्मिंग को जो है मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, और उसमें ये रैलिश इंडिया जैसी एक्सपीरियंस्ड कंपनी जो कि रिलेटेड है एग्रीकल्चर सेक्टर से 169 ईयर्स से, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेजेस, फार्मिंग के डिफरेंट स्टेजेस में क्रॉप्स, सीड्स प्रोडक्शन से लेकर, सीड डेवलपमेंट से लेकर, क्रॉप प्रोटेक्शन से लेकर, सॉइल कंडीशनिंग से लेकर, और जो है प्लांट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट्स को मैन्युफैक्चर करने से लेकर, जो है हर सेगमेंट पे जो है ये काम करती है फार्मिंग के। देखिए, फार्मिंग इन इंडिया इज स्टिल फार फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन। मैं आपको बता चुका हूँ मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी फार्मिंग में। यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी एग्रो केमिकल सीड्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैज़ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ग्लोबली बट दिस इज मिसिंग इन इंडिया। देखिए, पूरे ग्लोबली जो है बहुत ज़्यादा एडवांस सीड्स का यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाइब्रिड सीड्स का यूज़ किया जाता है, मैन्योरिंग की डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, सॉइल की कंडीशनिंग की जाती है, सॉइल की पहले टेस्टिंग की जाती है, और किस प्रकार के जो है केमिकल्स उसमें मिसिंग है वो सब उसमें ऐड किए जाते हैं। तो काफ़ी जो है एडवांस तरीके से फार्मिंग की जाती है, बट इंडिया में अभी वो सब मिसिंग है। तो रैलिश इंडिया जैसी कंपनीज जो है इसमें जो है काफ़ी योगदान दे सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है। With decreasing cultivable land and increasing population in India, the use of better quality agri products is inevitable. देखिए, इंडिया के जो कल्टिवेबल लैंड है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे, काफ़ी अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, कल्टिवेबल लैंड कम हो रही है, बट साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे ऑन द अदर हैंड इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इसका एक ही इम्पैक्ट होता है, एग्रीकल्चर जो हमारी लैंड है उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने वाला है, फ्यूचर में जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहने वाला है एग्रीकल्चर लैंड पे। तो उसका जो है हमें क्या, उसको जो है काउंटर करने के लिए हमें अपनी पर हेक्टेयर जो कैपिटा है, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है, उसको जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और उसमें जो है रैलिश इंडिया जैसी कंपनीज जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती। डिजिटलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड रैलिश इंडिया टू इंक्रीज इट्स रीच। डिजिटलाइजेशन देखिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है रैलिश इंडिया की अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने में। देखिए, पहले क्या होता था कि कंपनीज जो है फार्मर्स के साथ सेशन करती थी, वहाँ पे उनके साथ 1-to-1 मीट करती थी, उनको जो है अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया करती थी और उनको बताती थी कि किस तरह से ये प्रोडक्ट उनको हेल्प कर सकता है फार्मिंग में। बट अभी आप देखेंगे रैलिश इंडिया ने बहुत सारे ऐप जो हैं डेवलप कर लिए हैं, फार्मर्स भी अब स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, तो उस ऐप के माध्यम से फार्मर्स जो हैं डायरेक्टली रैलिश इंडिया के प्रोडक्ट्स को जो है देख सकते हैं, उनको इंटरेक्ट कर सकते हैं रैलिश इंडिया के एग्जीक्यूटिव से। तो इस तरह से उन्होंने अपनी रीच जो है डिजिटलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। दे आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग देयर रिटेल आउटरीच, also strengthening their portfolio, increasing export, exploring new market in the world। देखिए, रैलिश इंडिया का जो मेन फोकस है, अगर आप इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, ये सारा जो डाटा है मैं इनकी एनुअल रिपोर्ट से ही लेके आया हूँ, तो ये जो अगर आप इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो कंपनी का जो मोटिव है अगले 4-5 सालों में, तो वो है सबसे पहले तो अपनी जो रीच है उसको बढ़ाना, अपने रिटेल आउटलेट्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना, अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लेके आना जो कि हेल्प कर सकते हैं फार्मिंग में, और जो है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, डिफरेंट न्यू मार्केट्स को जो है वर्ल्ड के उनको एक्सप्लोर करना, ताकि जो है वहाँ पे भी वो अपनी रीच बढ़ा सकें। स्ट्रॉन्ग R&D टीम हैज़ हेल्प देम टू कम अप विद द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। मैं आपको बता चुका हूँ 29 पेटेंट्स ये अभी तक फाइल कर चुके हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग R&D इनकी टीम है, तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं फार्मिंग में, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, कम वाटर सप्लाई, लेस वाटर सप्लाई की जो प्रॉब्लम है फार्मिंग में, तो इस तरह के चैलेंजेस
चैलेंजेस आ रहे हैं फार्मिंग में, तो इस प्रकार से डील करने के लिए ये हाइब्रिड सीड्स लेके आ रहे हैं जो कि कम पानी में भी ग्रो कर सकें और जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी जो है झेल सकें। तो इस तरह से रैलिश इंडिया काफ़ी ज़्यादा वेल प्लेस्ड है एग्री सेक्टर में। तो देखते हैं दोस्तों, अब थोड़ा चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बड़ाई कर दी है, तो अभी हम देख लेते हैं थोड़ा चैलेंजेस क्या हैं, कंपनी आगे फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकती है। मेरा 360 डिग्री कहने का एक ही मतलब होता है कि मैं इसको किसी भी स्टॉक को हर एंगल से जो है एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ, ताकि आप जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सके और जो है आप बेहतर डिसीजन ले सके कि आपको जो है उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। देखिए, बीइंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर दे हैड टू फेस लॉट ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस। देखिए, ये काम करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जैसे हाइब्रिड सीड्स को ये डेवलप करती है तो उन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट ह्यूमंस पे पड़ता है। ये सारी चीज़ें ह्यूमंस कंज्यूम करने वाला है अल्टीमेटली, तो इनको जो है काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन का जो है कंप्लायंस करना पड़ता है कि जो है जो भी प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करें, जो भी सीड्स ये प्रोड्यूस करें, जेनेटिकली मॉडिफाई करें या क्रॉस ब्रीडिंग करें, किसी भी तरीके से न्यू प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करें, तो वो जो है काफ़ी सेफ होना चाहिए, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए हेल्दी होना चाहिए, उसके जो है न्यूट्रिएंट्स है काफ़ी अच्छी वैल्यू के होने चाहिए, और जो है ह्यूमंस पे कोई एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जो कोई भी गवर्नमेंट जो है जहाँ भी ये बेचते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन को इनको जो है पालन करना पड़ता है, और ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं फ्रेंड्स। एज द एग्रीकल्चर इज वल्नरेबल टू वेदर कंडीशंस लाइक ड्रॉट, natural calamity, rainfall, this has direct impact on the company's product demand। एक और चीज़, सबसे बड़ी बात तो यही पॉइंट है, एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है इंडिया में वेदर पे, मानसून पे। अगर ज़्यादा मानसून तो एग्रीकल्चर ख़राब, कम मानसून तो भी एग्रीकल्चर ख़राब। तो एग्रीकल्चर जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मानसून जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर अच्छा रहेगा, और उतना ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अच्छी रहेंगी तो उतना ही ज़्यादा रैलिश इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड भी अच्छी रहेगी दोस्तों। तो इस तरह से ये मतलब जिस तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वल्नरेबल होती हैं वेदर कंडीशन के लिए, उसी तरह से इस प्रोडक्ट की जो इनके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होती हैं वेदर कंडीशन के। तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा फ्लक्चुएटिंग रहती है इनकी डिमांड्स, बट स्टिल अगर आप देखेंगे पिछले 4 साल की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यू ग्रो कर रही हैं। तो इससे पता चलता है कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कितना अच्छा है, कंपनी कितनी ज़्यादा डाइवर्स कस्टमर को सर्व करती है। यानी ये सारे चैलेंजेस, किसी एक देश में बारिश कम हो सकती है, किसी एक देश में ड्रॉट पड़ सकता है, बट बाकी देशों में ये अपने प्रोडक्ट बेच सकती है। यही फ़ायदा होता है कस्टमर बेस को ज़्यादा डाइवर्सिफाई रखने का। तो देखते हैं दोस्तों, फ्यूचर आउटलुक के पैरामीटर पे मैंने इस कंपनी को रेट किया है, तो ये दिए हैं मैंने 4 स्टार। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है, काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, काफ़ी कम डेट टू इक्विटी रेशियो है, कंपनी का जो सेक्टर है वो काफ़ी, उसमें जो है ग्रोथ की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है इंडिया में, और जो है कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर बेस है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। इस सबको ध्यान में रखते हुए कंपनी को जो है 4 स्टार मिलते हैं फ्यूचर आउटलुक में। तो अब चलते हैं कंपनी की रेटिंग। अब हम देख लेते हैं, हमने सारे पैरामीटर्स पे कंपनी को एनालाइज कर लिया, पास्ट परफॉर्मेंस के पैरामीटर देख लिया, प्रेजेंट प्राइस देख लिया, स्टॉक स्टेबिलिटी देख लिया, वैल्यूएशन देख लिया, फ्यूचर आउटलुक देख लिया, और उन सब में जितनी भी रेटिंग इनको मिली है वो सब मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दी है। तो इन सब की हम अगर एवरेज देखेंगे फ्रेंड्स, तो MB स्कोर जो इस स्टॉक को मिलता है, मल्टी बैगर स्कोर जो इस कंपनी ने अचीव किया है वो है 20 आउट ऑफ 25, यानी कि 8 आउट ऑफ 10। तो काफ़ी शानदार रेटिंग इस कंपनी को अचीव हुई है, काफ़ी शानदार रेटिंग इस कंपनी को मिली है। 10 में से 8 स्टार इस कंपनी को मिलते हैं। तो काफ़ी शानदार ये कंपनी है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं फॉर ए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए ताकि हम बेहतरीन से बेहतरीन शेयर आपके सामने लेके आते रहें। जय हिंद।